कि जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया, देख देंगे तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा, इस बात को याद रखना। जब कांटा निकलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, घाव जरूर करता है। घाव तो है, घाव तो है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ताकत दी, सबसे पहले हिम्मत दी और यहां से हमारी पुरानी नेता को एमपी बना के लोकसभा में भेजा, मगर जिन लोगों ने लोकसभा में भेजा उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। आज भी ओमपाल जी जिक्र कर रहे थे कि भाई नगीना के लोग, बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि हम तो सबको ताकत देते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस तरह से मां की सेवा की जाती है, इस तरह से मैं नगीना, लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। क्या कोई, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, बताओ, क्या कोई व्यक्ति अपनी मां को परेशान छोड़ता है? क्या दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है? तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात को आप लोग याद रखना। कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। इस देश में हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, सत्ता उसमें सेकेंडरी है, पहली है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन कैसा? इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, जाति के आधार पर शोषण होता है। मान्यवर काशीराम साहब लंबे समय तक प्रयास करते रहे कि जाति के आधार पर होने वाला शोषण कैसे बंद होगा। उसका तरीका एक था कि कोई भी परिवर्तन बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं होता। जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा अपने लोगों से कि चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कुर्सी पर बैठने वाला हो, हर आदमी तय करे कि हमें इस देश में शासक जमात बनना है, हमें इस देश में राजकाज लाना है, हमें इस देश में गरीबी, बेबसी, गुलामी की बेड़ियां काटनी है। और वो उसमें सफल भी हुए। लेकिन जहां तक वो छोड़ के गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उससे उस कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? बताओ, जोर से बताओ, बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? क्या जो काशीराम साहब के नेतृत्व में आंदोलन के जरिए जो मिल गया, क्या वो काफी है या अभी भी परेशानियां आपकी जिंदगियों में है? बताओ, है या नहीं है? बताओ। अगर परेशानियां है तो उनका हल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कितने लोग चाहते हैं हल हो? बताओ। तो फिर मेरी इस बात पे गौर करो। एक कहानी सुना रहा हूं, समझ आएगी। एक बार मान्यवर काशीराम साहब अपने साथियों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। जब वो इस रास्ते से गुजरे, उन्होंने रास्ते में देखा कि छोटे छोटे एक पालतू जानवर के बच्चे उस गड्ढे में पड़े हुए। वो जोर जोर से रो रहे थे। उनमें एक पिल्ला था, एक छोटा बच्चा जानवर का, पशु का, जो बहुत तेजी तेजी से रो रहा था और उस गड्ढे से निकलने का प्रयास कर रहा था। मान्यवर काशीराम साहब कुछ समय रुके और फिर उस छोटे से पशु के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। उस गड्ढे में 4-5 बच्चे और थे। काशीराम साहब ने उनको नहीं निकाला और आगे चले गए। जब शाम के समय ठहरे तो उनके साथ चलने वाले लोगों ने कहा कि साहब, हमने आपसे एक बात पूछनी है। उन्होंने कहा, पूछो। कि आज हमने देखा कि आप रास्ते से आ रहे थे, बराबर में गड्ढे में कुछ बच्चे पड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे। आपने उनमें से एक बच्चे को निकाला, बाकी को वहीं छोड़ दिया। आपने ऐसा क्यों किया और बच्चों को क्यों नहीं निकाला? गौर करना। साहब ने कहा कि उनमें से एक बच्चा उसमें घुटन महसूस कर रहा था, वो जिंदगी से निकलना चाहता था, उसने प्रयास किया, मैंने उसकी आवाज सुनी, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया। वो जो बाकी लोग हैं वो उसी गड्ढे को अपना घर समझ रहे हैं, उसी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, उसी में खुश है। इसलिए जब वो उसमें खुश है, अगर मैं उनको निकालने का प्रयास करूंगा तो वो फिर गड्ढे में कूद जाएंगे। जब वो गड्ढे में कूद जाएंगे तो फिर मैं उनको क्यों निकालूं? जब तक आप, मैं संदेश के तौर पे कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जिस दिन भी इनमें से कोई निकलने का प्रयास करेगा
कोई और काशीराम साहब आके इनको इस गड्ढे से निकाल देगा। आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं, हक अधिकार चाहते हैं, तो फिर गड्ढे से निकलने के लिए, गरीबी बेबसी खत्म करने के लिए फिर आप इस चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हाथ पकड़ लो। आने वाले 10 साल में ये गरीबी बेबसी भूखमरी जुल्म जाति की बेड़ियां जड़ से काटने का काम हम लोग कर देंगे। मेरी इस बात को आप लोग याद रखना। सम्मानित भाइयों बहनों, क्योंकि आज बड़ा दिन है, पार्टी का स्थापना दिवस है, देश भर में पार्टी में काम करने वाले लोग अपने मन में सपने लेकर बैठे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, यह आंदोलन महापुरुषों का आंदोलन है, जो महापुरुषों ने संघर्ष करके आगे बढ़ाया, इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। आपका आंदोलन ताकतवर होगा। आज तो सड़कों पर आप लड़ाई लड़ते हो, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों की आवाज बनते हो, बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हो। आने वाले कल में पार्लियामेंट में, असेंबली में भी आपकी आवाज जाएगी और आपकी आवाज के जरिए हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी, सरकारों नींद से जाएंगी और आपके अधिकार आपको मिलने का काम होगा। सम्मानित भाइयों बहनों, एक लंबी लिस्ट मैंने पढ़ी। ये सब लोग वो लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में मेहनत की है, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने रखी हैं, लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, सिखों, जैन, बुद्धिस्टों के साथ जो हिंसा होती है, वो हिंसा कोई जरूरी हिंसा नहीं है, उसके पीछे एक साजिश है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वो हिंसा इसलिए होती है कि अगर हिंसा में आप लोग नहीं उलझोगे, अगर आपका समय उसमें खराब नहीं होगा, तो आप अपने हक अधिकारों के बारे में सोचोगे, अपनी तरक्की के बारे में सोचोगे, स्कूल कॉलेजों के बारे में सोचोगे, रोजगारों के बारे में सोचोगे। और जब आप हिंसा में उलझे रहोगे तो फिर आपका ज्यादा समय उसमें लग जाएगा। जानबूझ के दंगे भी कराए जाते हैं, जानबूझ के ऐसे कानून भी बनाए जाते हैं, जानबूझ के हमारी मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है, जानबूझ के बहन बेटियों का अपमान भी किया जाता है, जानबूझ के हमारे लोगों की हत्या भी की जाती है, क्योंकि हम इसमें उलझे रहे। जिस दिन हम लोग इससे उलझना बंद करके, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में जुल्म जाति खत्म हो जाएगी तो आपकी जिंदगी में सुख शांति आएगी। जब सुख शांति आएगी तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी। जब आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी, फिर आप अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष करोगे। इसलिए मैं समझता हूं, इस षड्यंत्र को हमें समझना है और मानव मानव एक समाज का एक समान के नारे को हमें आगे बढ़ाना, मानवता की बात करनी है। और जिनके पास आजादी के बाद आज तक भी हक अधिकार नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास उद्योग नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, उनकी आवाज बनने का काम भी हमें इस आंदोलन के माध्यम से करना है। हम जो यहां करना चाहते हैं, एक बार आप उस पर गौर कर लो। यहां खो की समस्या है, यहां बाढ़ की समस्या है, यहां हॉस्पिटल की समस्या है। मेरे एक साथी थे सलीम सिद्दीकी, जब उनकी जान चली गई हार्ट अटैक से, तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर भाई, अगर यहां अच्छा हॉस्पिटल होता तो सलीम भाई जिंदा होते। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इस क्षेत्र में एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए, जो गरीबों को भी आसानी से अच्छा इलाज मिल सके। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि हम लोग पहले दिन से इस बात पर लगेंगे कि यहां इंडस्ट्रियल एरिया लग के यहां के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम हो, उनकी जेब में पैसा आए, उनके मां बाप की जिंदगी बदले, उनके घरों की जिंदगी बदले। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, उनकी ठेकेदारी की नौकरी को पक्की नौकरी दिलाने के लिए पहले दिन से हम लोग जो है
पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। बैकलॉग जो खाली है उस बैकलॉग को भरवाने का काम करेंगे। प्रमोशन इन रिजर्वेशन एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी के कर्मचारियों को दिलाने के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिलना चाहिए। हम लोग इस क्षेत्र में उद्योग लगवाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को भी हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन हमारा बड़ा मुद्दा रहेगी कि हम पुरानी पेंशन पर चर्चा कराएं। महिलाओं के लिए जो आपको पेंशन मिलती है 500 रुपए, विधवा विकलांग वृद्धा, इस पेंशन को बढ़वा के 5,000 रुपए कम से कम पेंशन मां बहनों को दिलाने का काम करेंगे। उनके साथ साथ महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग की व्यवस्था करा के घर पे ही 10-20 हजार रुपए का रोजगार हम बहन बेटियों को दिलाने का काम करेंगे। आज मैं देखता हूं मेरी माओ को घर चलाने के लिए खेतों में जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, भट्टों में जाना पड़ता है, कोल्हू में जाना पड़ता है, पूरे दिन गर्मी में सहना पड़ता है। उनके हाथों में लाइनें भी बढ़ गई हैं। जो कुदरत ने लाइनें पैदा की हैं उससे भी 100 लाइनें उनके हाथों में बढ़ गई है। इस बेबसी की जिंदगी को ज्यादा दिन हम लोग नहीं रहने देंगे। इस बेबसी की जिंदगी को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। एक बड़ी समस्या नगर निगम में जो ठेकों की है उस पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि समान काम समान वेतन हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। अब मेरी बात पे आप गौर करो। जब इस देश में नेताओं को, अधिकारियों को पुरानी पेंशन मिलती है तो कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप लोग बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो 500 रुपए पेंशन मिलती है महिलाओं को, 500 रुपए में अच्छा जूता भी नहीं आता, क्या उनकी पेंशन 5,000 रुपए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ। आशा कार्यकर्ता को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, भोजन माता को, मैं गांव में गया था, मेहताब का गांव है वो, एक बहन मुझे वहां मिली, उसने कहा बहुत कम वेतन मिलता है। मैंने उनसे वादा किया था कि पार्लियामेंट में जाके आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माताओं के लिए बढ़िया जो है उनके वेतन वृद्धि कराने के काम के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे, उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। अब इस देश में जो चल रहा है उस पर भी बात करते हैं। अभी इस देश में आपने देखा पैसे के आधार पर सत्ता और सत्ता के जरिए पैसा का कितना बड़ा खेल सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए का जनता चंदा भारतीय जनता पार्टी ने ईडी लगवा के, सीबीआई लगवा के तमाम कंपनियों से लेने का काम किया और उसी पैसे को चुनाव में खर्च करके सत्ता में आने का काम किया। अभी अभी इनका झूठ बेनकाब हुआ कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। आप महसूस करो, पहले सरकारी नौकरी आती थी, अब सरकारी नौकरी बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है। अभी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, 48 लाख बच्चों ने दिया और 400 रुपए पर बच्चे के हिसाब से 200 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए और पेपर लीक करा के उन बच्चों के सपनों को उन्होंने खत्म करने का काम किया। इसी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे आरक्षण का घोटाला करके पिछली भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके मंत्री ने किया, 20,000 बच्चे सड़कों पे लड़ रहे थे। मैंने उस आंदोलन में 4 दिन संघर्ष किया, 6,800 नौकरियां उनकी जारी कराने का काम किया। जब 6,800 नौकरियां उनको मिली वो बड़े खुश हो गए, रोने लगे गले लग के कि भैया आपने नौकरी दिलवा दी। और जब उनके चेहरों पे खुशी आई तो सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, कोर्ट से स्टे करवा के उनकी नौकरी छीनने का काम किया। मैं उन सबको भी कह रहा हूं, आपकी नौकरी आपको दिलाने का काम हम लोग करेंगे, आप चिंता मत करो। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता में बहुत ताकत है। आप यहां से जाके पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते हो, आपके द्वारा चुना हुआ नेता पार्लियामेंट में जाके बोलेगा। जब वो पार्लियामेंट में जाके बोलेगा, यहां की समस्याओं को बताएगा, तब वहां बैठी सरकार को ये समझ आएगा कि क्षेत्र में समस्या है, तब वो आपके लिए बजट अलॉट करेंगे, तब आपके क्षेत्रों में काम होगा। आपने कई लोगों को सांसद बनाया, क्या आपने कभी देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाके क्षेत्र की आवाज उठाई? ईमानदार से बताओ, कभी देखा?
इसका मतलब आपकी वोट से उन्होंने अपना भला तो किया, लेकिन आपका भला नहीं किया। हम तो विजन के साथ आए हैं, जो विजन सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। कौन सा विजन? कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए साफ पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, सब लोग खुशहाल हो। उस राज को नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, बिना गम का राज आए, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति खुशहाल हो। उसी राज को बाबा साहब अंबेडकर संविधान में लिख के गए हैं कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। इसलिए भारतीय संविधान को आज बचाने की जरूरत है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बयान दिया, पानी देना, बयान यह था कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। मैं इस धरती से कहना चाहता हूं नगीना की प्रधानमंत्री जी को की तरफ इशारा करते हुए, उनको समझाते हुए, पूरी आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने जोर है लगा लो, जितने जोर है, जितने जोर है लगा लो। संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। संविधान की तरफ अगर आंख उठा के भी देखी तो इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल के रख देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। यह संविधान आरएसएस के लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। शुरू के दिन से इस संविधान को गलत साबित करने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। आज वही लोग बाबा साहब की फोटो लगा के हमारी वोट को अपने पाले में लाने के लिए हमारी बस्तियों में घूम रहे हैं। उनको सावधान रहना है। वो बाबा साहब की फोटो दिखा के और 2 किलो 4 किलो राशन देके हमारे वोट के हथियार को, जो हथियार बाबा साहब दे गए हैं, उस हथियार को अपने पाले में लाने काम करना चाहेंगे, जिससे कि भारतीय संविधान को कमजोर कर सके। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की मदद तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर आपका रिश्तेदार भी भारतीय जनता पार्टी से आया तो उसकी मदद तो नहीं करोगे? मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत लंबे समय से हमारा आंदोलन, जो महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है, 100 साल से ज्यादा हो गए और 100 साल में हम यहां तक आ पाए हैं। अभी बहुत काम बाकी है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। आज हमारे अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जातिवाद के शिकार होते हैं। कल ही मैंने एक दरोगा का वीडियो देखा जो कह रहा था कि मेरे साथ मेरा अपमान हो रहा है, मुझे जातिगत शोषण सहना पड़ रहा है। यानी कि इस देश में अभी भी हमारी सामाजिक हैसियत नहीं बदली। मैंने तो लंबे समय से उनको भी कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपका शोषण नहीं कर पाएगा। आज फिर मैं कह रहा हूं SC ST OBC के कर्मचारियों से कि वो जल्दी से हमारे सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन जाए। आपकी तरफ भी हम किसी को आंख उठाने नहीं देंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे। आप ये जानते हैं, मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी। 16 महीने जेल काटने के बाद जब दिल्ली में गुरुगढ़ ढहा गया तो हमने 66 दिन जेल काटी। फिर जब NRC का आंदोलन हुआ, NRC में सरकार द्वारा जो जुल्म किया जा सकता था उन्होंने किया। फिर हमने जेल काटी और पूरे देश में घूम घूम के शाहीन बाग बना के लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया। उसके बाद कोई ऐसा मसला नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन हो, जिन बेटियों को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, सीना ठोक के हमने उन बहन बेटियों के सम्मान में लड़ने का काम किया, तमाम तरह की मुसीबतें सहने का काम किया। आज भी देश में छुआछूत गैर बराबरी है। आप महसूस करो, मटकी छूने पर हत्या, मूछे रखने पर हत्या। अभी आगरा में घोड़ी पे बैठने के, आगरा राजधानी है हमारी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वहीं से आते हैं। उसी आगरा में घोड़ी पे बैठने को लेके शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपमानित किया गया। उसके साथ साथ अभी मध्य प्रदेश में शिव मंदिर जाने के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों को अपमानित करने का काम इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। ये होते कौन है इस देश में? इस देश को बेचने वाले, कोड़ी कोड़ी करके सारे सरकारी उपकरणों को अडानी अंबानी को बेचने वाले, अडानी अंबानी के गुलाम होते कौन है? देश को बर्बाद करने वाले। हम अपने देश की रक्षा करना जानते हैं, हम अपने देश को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आज हमारे बहुत सारे साथी देश भर में मोर्चा लेके खड़े हैं। हम EVM के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी बेनकाब कर रहे हैं।
पूरे देश में हमारा संगठन है, हमारी यूनिट है। भाई जावेद भाई, हिजाब भाई, सलीम भाई, सीओ कल्याण सिंह जी, तमाम हमारे साथी, हिमांशु जी, महक सिंह जी, तमाम हमारे साथी अन्य अन्य प्रदेशों में आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। एक झटके की जरूरत है कि आंदोलन का पटल ऊंचा हो जाए। ये पटल ऊंचा करने की जिम्मेदारी नगीना लोकसभा के लोगों के ऊपर है। अगर नगीना लोकसभा के लोगों ने तय कर लिया तो आंदोलन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और आंदोलन को कामयाब करने की जिम्मेदारी जब नगीना के लोगों पर है तो नगीना के लोगों को कमर कस लेनी चाहिए। जब नगीना के लोग कमर कस लेंगे फिर कोई मतलब नहीं बैठता कि कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र आजाद समाज पार्टी को यहां कामयाब होने से रोक पाए। मैं आपको विश्वास लगा के कहता हूं कि जिस तरह का बल मैंने दलित समाज के लोगों में देखा, जिस तरह का बल और प्यार मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों में देखा इस लोकसभा में, जिस तरह का बल और प्यार मैंने मुस्लिम समाज के लोगों में देखा, जिस तरह का बल और प्यार मैंने किसान समाज के लोगों में देखा, आप विश्वास करो, चाहे मीडिया कुछ भी दिखा दे, हर कोई जानता है कि बिना किसी की मदद के चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी नगीना लोकसभा को 1 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीत रही है। इस बात की खबर सबको है। यहां की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखो, यहां की दूसरी पार्टी की रिपोर्ट देखो, सबकी रिपोर्ट ये कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद अकेला नहीं लड़ रहा है, उसका पूरा दलित, पिछड़ा, मुसलमान, किसान समाज, उसकी बहनें माएं, उसके नौजवान भाई, उसके बुजुर्ग पगड़ी की बात समझ के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उनको कोई भी षड्यंत्र नहीं रोक पाएगा। लेकिन जैसा मैं जानता हूं कि लंबे समय तक इन्होंने षड्यंत्र के दम पे हमारे ऊपर राज किया है। हो सकता है कि ये कोई जाति का झगड़ा करा दे, हो सकता है ये भाइयों भाइयों में फूट पैदा करके राजकाज में आने की कोशिश करें, हो सकता है ये पैसे के आधार पे, क्यों जब इतना मोटा मोटा चंदा कंपनियों से लेके ये सत्ता में बैठे हैं तो हो सकता है पैसे के आधार पे आपकी वोटों को खरीदने का काम करें। क्या आप अपनी वोट को बेचने का काम तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, बेचने का काम तो नहीं करोगे? क्या आप यहां पैसे देके लाए गए लोग हैं, अपने दिल से आए? हाथ उठा के बताओ। क्या आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को यहां इज्जत और ताकत मिले? बताइए। तो आप क्या मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आजाद समाज पार्टी को पहली कामयाबी नगीना में दिलाने के लिए तैयार हैं? मैं जब यहां की गलियों में जाता हूं, यहां पे कस्बों में जाता हूं, जब मैं शेरकोट जाता हूं, ऐसा लगता है कि मैं शेरकोट में नहीं अपने घर में खड़ा हूं। इतना प्यार शेरकोट के लोग देते हैं। जब मैं शेरकोट से हटके धामपुर में आता हूं तो ऐसा लगता है कि शेरकोट का प्यार कम है, धामपुर का प्यार ज्यादा है। जब मैं धामपुर से हटके नगीना में आता हूं, नगीना के लोग तो खुद में इतिहास लिखे हुए हैं, नगीना के लोग ज्यादा प्यार देते हैं। जब मैं आगे बढ़ के नजीबाबाद चला जाता हूं, कोतवाली चला जाता हूं, वहां के लोग पल के बिछा के इंतजार करते हैं। जब मैं किरतपुर में जाता हूं तो ऐसा सैलाब आता है सड़कों पर कि दांतों तले दुश्मन उंगली दबा लेते हैं। जब मैं निकल के जाता हूं सिहोरा में, सहसपुर में, जब मैं जाता हूं निगरू में, जब मैं जाता हूं अब आपके बराबर में यहां नूरपुर में, तो ऐसा महसूस करता हूं कि इनसे मेरा खून का रिश्ता है। जिनसे मैं मिला भी नहीं कभी, वो भी आगे निकल के आके कहता है कि चंद्रशेखर भाई वोट नहीं खून भी देके आपको ताकत देने का काम करेंगे। ये प्यार मैंने अगर मुझे मिलता है तो यहां के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं की वजह से मिलता है, और देश भर में जो हमारे लोग काम करते हैं उनके प्यार की वजह से मिलता है। वो हर व्यक्ति की आवाज उठाने का काम करते हैं। घर से निकलता हूं सुबह बिना रोटी खाए, रोटी की व्यवस्था मेरा समाज करता है, मेरी गाड़ी के तेल की व्यवस्था मेरा समाज करता है, और किसी चीज की जरूरत हो, जिस चीज के लिए कह देता हूं उस चीज को मुझ तक पहुंचाने का काम जो है ये मेरा बहुजन मुस्लिम समाज करता है। इज्जत देने का तुम यहां क्यों आए? आपसे मिलने। मैंने क्या किया तुम्हारे लिए जो तुम यहां आए? बस आपसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, पर पता नहीं क्यों अंदर दिल से बहुत मोहब्बत हो गई। मैं कल भी आया था यहाँ, तो मैं आपके लिए एक शेयर कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का
घना बादल बना देता तो अच्छा था, और मुझे चंद्रशेखर आजाद साहब की आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, और अब मुझे आपके प्यार की ख्वाहिश जीने नहीं देती, या खुदा तो मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। ये अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है। मैं जब इस लोकसभा में जाता हूं तो मैं दीवानगी की हद देखता हूं, दीवानगी की हद। आप बैठ जाओ, इसको देखने के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है, इसको देखने के लिए मैंने इसको ऊंची कुर्सी में बिठा दिया, देख लो। मैं जब जाता हूं इस लोकसभा में, ऐसे ऐसे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, मैं सोच नहीं सकता। मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप इजाजत दोगे तो कहूं? आप शांत हो जाओ तभी कह पाऊंगा, जब आप लोग शांत हो जाओ। इधर के लोग जो खड़े हो गए, ये वाले लोग बैठेंगे तभी कहूंगा, बीच वाले लोग जब तक ये नहीं बैठेंगे नहीं कहूंगा। बिल्कुल बैठ जाओ, जल्दी बैठो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं जब गांव में जाता हूं, अपने लोगों के हालात देखता हूं, बैठ जाओ, हो जाएगा बंद। बंद हो जाएगा, चिंता मत करो। ये डीजे वाले डीजे बंद कर दें भाई, स्पीच दे रहे हैं। तो मैं तो देश भर में जाता हूं और मैं महसूस करता हूं कि जिनको बाबा साहब अंबेडकर वोट की ताकत दे गए थे अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से, जिनको आजादी से पहले, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, मौर्य हो, साके हो, कुशवाहा हो, सैन हो, विश्वकर्मा हो, जाट हो, गुर्जर हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, पासी हो, धोबी हो, कोरी हो, खटीक हो, जो जाति के आधार पर जिनको नीचा कहा गया, जबकि हम सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की प्रीत, यानी कि जन्म के कारण कोई नीचा नहीं होता। ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था, जो जन्म के आधार पर नीचा करती है, जो जन्म के आधार पर ऊंचा करती है, हमें इस व्यवस्था को खत्म करना है। ये व्यवस्था अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो ताली बजाने से खत्म नहीं हो सकती, गाना गाने से खत्म नहीं हो सकती, नारा लगाने से खत्म नहीं हो सकती। ये अगर व्यवस्था खत्म करनी है तो फिर हमें वोट की ताकत से अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। इस बात को समझाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे कह रहा था कि जिनको आजादी से पहले कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, भारतीय संविधान ने उनको कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया, उनको गांव में प्रधान से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया। जिन महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, उन महिलाओं को अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी देश में प्राइम मिनिस्टर बनी तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से बनी। ये ताकत जो है संविधान ने पैदा की है। आज 70 साल की इस आजादी में हम बहुत कुछ आगे बढ़ पाए थे, लेकिन दुश्मन ने फिर से हमारी आजादी छीनने के लिए तैयारी कर ली है। हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम अपनी आजादी को बचा के रखें। उस आजादी को बचाने के लिए, क्योंकि क्रांति खून मांगती है, कोई भी क्रांति बिना खून के नहीं होती, और खून देने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। लोकतंत्र में, राजतंत्र में तो राजा महाराजा राज करते थे, तलवार के दम पे राज होता था। लोकतंत्र में तो वोट के दम पे राज होता है। क्या आप चाहते हो कि आपका भी राज आए? दोनों हाथ उठा के बताओ अगर आप चाहते हो राज आना चाहिए। तो क्या आप राज लाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो? आप चाहते हो जाति के आधार पर ऊंच नीच बंद हो?
आप चाहते हैं देश में जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग, बौद्ध धर्म के लोग धार्मिक अत्याचार का उनके साथ हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, आप चाहते हैं उनको न्याय मिले? क्या आप उनकी आवाज बनने का काम करोगे? क्या आप बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बनाने का काम करोगे? क्या आप घर से निकल के संघर्ष करने का काम करोगे? क्या आप महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करोगे? अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आज मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस तरह से मुट्ठी तानो। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन अगर हमने अपनी एक भी वोट को बांट दिया तो फिर दुश्मन कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह मुट्ठीबंद रहना। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, अपना गांव तैयार करके बराबर के गांव में जाना और उस गांव को तैयार करना। मैं बुजुर्गों से कह रहा हूं, अपने गांव को तैयार करके बराबर के गांव में जाना। मैं बहनों माताओं से कह रहा हूं, अपने के घर के समझाने का काम करना और पूरी नगीना लोकसभा को मेरे साथ मिलकर तैयार कराने का काम करना, जिससे कि मान्यवर काशीराम साहब का सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन कामयाब हो और इस देश में बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बने। जितनी उनकी संख्या है उतनी उनकी हिस्सेदारी मिले, जितने उनके साधन हैं उतने उनके साधन उन तक पहुंचे और पढ़ लिख के जो नौकरी व्यवस्था, राज व्यवस्था, जो आर्थिक ताकत उनको मिलनी है वो ताकत मिलने का काम भी हो। आप यहां आए, इतने लंबे समय तक गर्मी को सहन किया, लंबे समय तक यहां आप डटे रहे, आपने इतना प्यार सहयोग दिया। कल से फिर से मैं आपके बीच में गांव-गांव जाके समाज को तैयार करने का काम करूंगा। क्या आप लोग तैयार हो चुके हो या आपके गांव में आने की जरूरत पड़ेगी? आप अपने गांव को संभाल लोगे ना? मैं दूसरे गांव में जाके काम कर लूं ना? मैं इन कस्बों शहरों में काम कर लूं ना? अगर आपसे कोई पूछने आए तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? जोर से बताओ। क्या कहोगे? जोर से बताओ। आपका चुनाव निशान क्या है? क्या है आपका चुनाव निशान? आपको कोई रोक तो नहीं पाएगा। बहुत अच्छे। मैं अपनी मां बहनों का पुनः धन्यवाद करता हूं, पुलिस के साथियों का, मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं और ललित कुमार जी, तेजपाल जी, पिंटू जी, मसीउल्लाह जी, जगबीर सिंह जी, रविराज जी, आबिद भाई, राहुल कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, हरिश्चंद भगत जी, पुखराज भाई, महलसुख भाई जमा, ज्ञान भाई, हरिराम बोध जी, पिंटू भाई, विकास कुमार सूर्यवंशी, नवीन भारती, शिवम कुमार, शैलजा बहन जी, अनुज कुमार, धर्मेंद्र कुमार जी, उखल चौधरी, आरिफ भाई, विपिन कुमार, बलराज सिंह, भीम सिंह, तेजपाल जी, हंसराज जी, संजीव कुमार जी, अवधेश कुमार जी, कपिल जसराम, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और आज भाई सलीम जी जो नजीबाबाद से हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जावेद इदरीसी जी जो कोतवाली देहात से हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाई आदिल सैफ साहब वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। इरशाद भाई जो हिंदूपुर से हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और अरविंद सेलवान वाल्मीकि जी जो पत्रकार हैं, बीजेपी छोड़ के एसपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। अनुराग वाल्मीकि जी, आशु चंडालिया वाल्मीकि जी, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। और यहां जो मेहनत कर रहे हैं भाई कौशल भाई और तमाम वो साथी जो यहां पर, मैं धन्यवाद करता हूं। एक जानकारी ये है, उत्तर प्रदेश में पीआरडी के करवाने की प्रार्थना, पीआरडी जवान को 11,850 रुपए वेतन मिलता है, पुलिस के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पीआरडी के जवानों को कि आपकी आवाज पहले दिन से हम लोग उठाने का काम करेंगे, आपको स्थायी कराने का काम करेंगे। आप मेरी बात को याद रखें। हमारा चुनाव निशान क्या है? जोर से बताओ, और जोर से बताओ, और जोर से बताओ। पूरे नगीना को पता लगना चाहिए। बताओ क्या चुनाव?
सारी पार्टी देख ली, अब की बात देख लीजिए। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, गरीबों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, पुलिस की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, कर्मचारियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, पत्रकारों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, किसानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, जवानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो बहुजन की बात करेगा, कोई देश पे राज करेगा, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। मैं धन्यवाद करूंगा काजी